किसी को कोई आइडिया कि अप्रेजल का मतलब क्या होता है? Let's start with your sharing your concepts. मैम उसके गुड और बैड थिंग्स के बारे में हमने जी, उसके गुड और बैड थिंग्स के बारे में बताना है। हाँ जी, गुड और बैड थिंग्स। अप्रेजल हमने करना किस चीज का होता है? मैम लीफलेट्स होते हैं, मैम डिस्चार्ज स्लिप, और रिसर्च पेपर मैम। सो देयर आर मैनी थिंग्स जिसके बारे में आपको अप्रेजल का कहा जा सकता है। अब उसमें जो बेसिकली जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल होती है आपकी, वो असेस करनी होती है एंड हाउ यू आर अवेयर ऑफ एक्चुअल डेटा मेंटेनिंग, या फिर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उससे आपको अवेयरनेस कितनी को है। तो बेसिक उसमें जो स्किल डेवलप करने की जो चीज होती है, जैसे हर जो मेडिकल रिकॉर्ड है या जो पेशेंट इंफॉर्मेशन का वो है पेपर्स हैं, तो उसमें हर एक में डिफरेंट तरीके से करना होता है। जैसे रिसर्च पेपर्स का अगर आप करते हो तो उसमें डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं आपके क्रिटिकल अप्रेजल के। यानी आप यूं समझ लें कि जैसे आप लोग बाज़ दफा पेपर लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपने उसको किस तरह से प्रोसीड करना होता है। उसमें जाहिर है आप सब लोगों ने अपनी डेजर्टेशन लिखी है, उसमें आपको कुछ ना कुछ तो नो हाउ है कि इसको कैसे करना होता है, हाउ यू चूज अ टॉपिक एंड देन हाउ यू डिजाइन द स्टडी टाइप, रिसर्च टाइप आपने क्या उसमें करनी है, और उसमें फिर आपने कैसे मटेरियल मेथड, सैंपल कलेक्शन है, सैंपल साइज आपने कैसे कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें। तो वही चीज जो आप पेपर में खुद लिख रहे होते हैं, वही अगर आप कोई और आर्टिकल रिव्यू करो तो इससे इन्हीं चीजों को आपने एनालाइज भी करना है कि आर दीज इन प्रॉपर ऑर्डर, या फिर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च के उसके मुताबिक वो किया गया या ना किया गया। अब जहां तक बाकी चीजों का ताल्लुक है, जो पेशेंट्स का डेटा होता है, डेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा गोज फॉर लाइफ अलोंग विद द पेशेंट। जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है बेसिकली, जिसमें आपकी डिस्चार्ज स्लिपें आ जाती हैं, एंटीनेटल कार्ड आ सकता है, सर्जिकल नोट्स आ सकते हैं, या उसका एंटीनेटल रिकॉर्ड में बाज़ दफा इफ द पेशेंट हैज बीन एडमिटेड फॉर सम डिसऑर्डर, कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, उसमें उसका एडमिशन से रिलेटेड क्या था, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फर्दर मैनेजमेंट। और उसके साथ बाज़ दफा रिकरेंस ऑफ डिजीज है, वो पिछली डिजीज के साथ कोरिलेट कर रही होती है, लिंक्ड होती है। तो मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना एक बहुत वाइटली इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंट की पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसमें। तो दैट इज व्हाई यू आर बीइंग आस्क्ड टू क्रिटिकली एनालाइज द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट, यानी जो आप डिस्चार्ज स्लिप और उन सब चीजों की बात कर रहे हो। जो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स होते हैं वो ये हैं कि हमने पेशेंट को कुछ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की किसी भी चीज से रिलेटेड। वो स्क्रीनिंग भी हो सकती है, जैसे इवन ब्रेस्ट फीडिंग है, या उसमें एंटीनेटल केयर से रिलेटेड है, या फिर उसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो किसी भी चीज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब इंफॉर्मेशन जब आप पेशेंट को देते हो इन अ फॉर्म ऑफ अ पैम्फलेट, तो उसमें क्या चीजें, क्या प्रॉपर तरीके से वो इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले की, क्या वो पूरा मैसेज जो हम पेशेंट को देना चाहते हैं वो उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसमें बेसिकली शॉर्ट कमिंग्स क्या है, what are the strong and weak points of that pamphlet or of the medical record या whatever. तो बेसिकली अप्रेजल मीन्स रिव्यू ऑफ अ पेपर, और उसके बाद हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें जो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे उसमें क्या फ्लॉज क्या हैं, लेट मी नो योर शॉर्ट कमिंग्स, ताकि हम उसके ऊपर फोकस करें अपनी डिस्कशन। क्योंकि जहां तक उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, ऑलमोस्ट तकरीबन सबको मेरा ख्याल है आइडिया है ही कि उसमें किस तरह से हमने करना होता है। सिर्फ उसके कंपोनेंट्स वेरी कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द पेपर टू बी रिव्यूड, या जो टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी आपको दिया जाता है उसके हिसाब से उसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से वेरी कर जाते हैं। और एक जी सबा
मैं क्लास में हाँ क्लास में बताओ। हम्म 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 नहीं फिर उसका सेक्शन ही करके निकलता है। हाँ नहीं वो नहीं, पहले वो उसके फीटल हार्ट देख लो फिर उसके बाद। अच्छा हाँ नहीं फिर उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है हाँ हाँ फिर तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं नहीं ठीक है, लेकिन अगर वो है नहीं मिलते तो फिर उसमें नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने थोड़ा सा शेयर भी की, कि वो तकरीबन आप लोगों को सबको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन इसमें वेयर यू फील द डिफिकल्टी या डिफिकल्ट पॉइंट्स इसमें क्या हैं, जो कि आपको आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लें। जी हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मैम आ रही है आपके पास। हाँ जी 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 मैम बताइए। जैसे अगर रिसर्च पेपर है तो मैम उसमें किस तरह से करेंगे, लाइक वी नो के लीफलेट में तो किस तरह करना है, लेकिन अगर वही रिसर्च पेपर का आ रहा है तो उसको किस तरह से क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ठीक है, लीफलेट का तो पता है ना आपको कैसे कैसे करना होता है। जस्ट लेट मी नो योर अंडरस्टैंडिंग के अगर एक देखो लीफलेट से मुराद ये है कि हम कोई इंफॉर्मेशन लीफलेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन लीफलेट्स जो है वो हमने डिफरेंट चीजें हमने बात कर ली, जैसे एंटीनेटल केयर से रिलेटेड है या न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत कॉमन जो लीफलेट्स होते हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में आप पैम्फलेट भी कह सकते हो। तो उसमें आपको पता है कि व्हाट शुड बी द कंटेंट्स ऑफ दैट एनालिसिस, एक लीफलेट के जो होते हैं। नहीं मैम वो भी नहीं ओके पता। चलिए फिर मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा जरा स्लाइड के साथ आपको जरा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट एग्जैक्टली यू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे डिफर करती है एंड व्हाट आर द एक्चुअल कंटेंट्स टू बी कवर्ड। ये लगा दीजिए जरा। इसमें आर्टिकल अप्रेजल के नाम से अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी जी मैं आप जी जी बताइए। मैम मेरा जो है एग्जाम जो है वो डे पे था, तो एक हमारा केस आया था क्रिटिकल अप्रेजल का, वो मैं शेयर करना। हाँ जी मैं आपकी बात सुनती हूँ, ये जरा थोड़ा सा स्लाइड शेयर कर लें। जी 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 अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में क्या आया था? जी मैम बताती हूँ आपको। Patient was Grevda 2 para 1+0 previous vacuum delivery, as she has read about perineal support to prevent tear in She second. has सॉरी आपकी आवाज बीच में कट रही है। She has what? मैम previous vacuum delivery ठीक है
he has read about perineal support will prevent tear in second stage of labor, done by obstetrician and midwife. How will you implement article in this? Ma'am, how there you was, will implement article in this? yes ma'am, दो पेपर्स थे और एक हाँ, नेक्स्ट पेपर हमें दिखाया गया था, उसमें ना पूरा आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें था कि देयर वाज अ रिसर्च मेंशन्ड अबाउट आरसीओजी डन इन 2003 to in 2009, published in 2013. Topic was or decreases fourth degree tear and perineal tears during instrumental vaginal delivery and normal delivery. No bad outcome in neonate was seen. लास्ट में मैम उसमें लिखा हुआ था डेटा वेरीज फॉर एपिसियोटमीज एंड सम डिलीवरीज। ये जो है मैम हमारा केस आया था, उसमें जो है ना समझ ही नहीं आता था कि एग्जामिनर असल में ये है फिर क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट रिसर्च, क्योंकि बेसिकली ये आर्टिकल आपका था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दैट रिसर्च पेपर बाय लिंकिंग इट विद द केस सिनेरियो, क्योंकि जो वो आपसे ये अप्रेजल करवाना चाह रहे थे उस रिसर्च का, लेकिन जब क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, इसको हम क्लिनिकल इफेक्टिवनेस भी कहते हैं, कि जो रिसर्च आपने की वो आपके पेशेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में कितनी को रेलिवेंट है और कितनी को एप्लीकेबल है, क्लिनिकली कितनी को इफेक्टिव है। मैम एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मैम ये क्वेश्चन एग्जामिनर का था कि ये वाली स्टडी हमारे पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है कि नहीं। यस, ये मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि जो जब भी रिसर्च का एक क्वेश्चन होता है, यानी रिसर्च पेपर जब भी आप करते हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपने वो रिसर्च करनी होती है। अब जब आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रिसर्च का टॉपिक आप अपने ज़हन में ढूंढ लेते हैं, जैसे अगर इसका टॉपिक ये होगा कि पेरिनियल सपोर्ट टू प्रिवेंट द थर्ड या फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर, इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर हम पेरिनियल सपोर्ट दें तो ये इसमें थर्ड डिग्री टियर जो है वो कम हो जाते हैं, ये आपका एक हाइपोथेसिस होगा। उसको साबित करने के लिए यानी कंफर्म करने के लिए या रूल आउट करने के लिए आप फिर वो स्टडी करते हो बाय सिलेक्टिंग सर्टेन पेशेंट्स, जो प्रॉपर पेशेंट सिलेक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई वेरिएबल ऐसे तो नहीं है जो स्टडी के आउटकम को इफेक्ट कर दें, क्योंकि अब जिस पॉपुलेशन पे वो स्टडी की गई, क्योंकि ये एक अच्छा स्टेशन मैं इसको कहूंगी कि इसमें जो वेस्ट की रिसर्च की हुई है वो उनके अपने पेशेंट डेमोग्राफिक डेटास होते हैं, पेशेंट के मतलब जो है वो बेसिकली उनका हाइट वेट बहुत वेरी करता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, सब चीजें होती हैं एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें हैं जो उस फाइंडिंग की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की क्लिनिकल एप्लीकेशन को मॉडिफाई करते हैं। यानी वो रिसर्च जो यूके में हुई क्या वो हमारी पॉपुलेशन पे उतनी ही एप्लीकेबल है या नहीं है। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर कंपेरेबल पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली होगी, प्रोवाइडेड आप इंफ्रास्ट्रक्चर में से वो चीज यूज नहीं कर रहे जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ पेरिनियल सपोर्ट है, दिस इज जस्ट अ प्रोसीजरल स्किल जो कि आपने एक करनी है और उससे पेरिनियल टियर को बचाना है, तो देयर इज नो हार्म टू अप्लाई इट ऑन आवर पॉपुलेशन। तो उसमें जो है वो इस हद तक ये एप्लीकेबल है यहाँ पे, लेकिन ये आपने साबित करना है। अब साबित आप कैसे करोगे? साबित आप करोगे रिसर्च का क्रिटिकल अप्रेजल करके। अब क्रिटिकल अप्रेजल जो आपने रिसर्च का करना है वो रिसर्च के अप्रेजल के एसओपीज के मुताबिक, यानी उसके जो स्टेप्स हैं उसके मुताबिक करना है, जिसमें आप ये सारा देखोगे कि जो पॉपुलेशन उसमें उन्होंने सेलेक्ट की वो कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन थी, जनरल पॉपुलेशन थी, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी थी, यानी कुछ ऐसा ग्रुप जिसमें पेरिनियल सपोर्ट नहीं दी गई और एक ऐसा ग्रुप जिसमें पेरिनियल सपोर्ट दी गई। दिस इज व्हाट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है रिसर्च का। तो अगर तो उसमें वो कंपेरेबल उस तरह से है, पेशेंट सिलेक्शन इज अप्रोप्रिएट, या रिजल्ट्स जो हैं वो उसमें ये कहलाती है वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च।
कि आपका जो रिसर्च करने का तरीकाकार है वो कितना ट्रस्टवर्थी है, वो कितना को रिलायबल है, उसमें फेक चीजें तो आप नहीं डाल रहे, फेक पेशेंट सिलेक्शन तो नहीं डाल रहे, या फेक क्राइटेरिया तो नहीं डाल रहे, विच इज क्वाइट अ नॉर्म इन सम एरियाज। तो ये सारी चीजें हैं। अगर वो वैलिडिटी उसकी ठीक है और रिजल्ट्स उसके एनकरेजिंग हैं कि पेरिनियल सपोर्ट देने से उसका रेट कम हुआ, पेरिनियल टीयर्स का रेट कम हुआ, तो definitely you can apply it onto your patient, and this is called clinical effectiveness of that research. कि रिसर्च से जो आपने एक नतीजा साबित किया वो क्या आपके अपने पेशेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। ये अभी हम आगे स्लाइडों में भी जाके देखेंगे कि इसको फिर हमने इसकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस पे आपने अल्टीमेटली कमेंट करना है आफ्टर एनालाइजिंग दैट रिसर्च पेपर, जो आपको छोटा सा एक आर्टिकल दिया गया। क्योंकि जो आपको पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा पेपर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें जो टाइम लिमिट आपकी होती है, ये टाइम बाउंड स्टेशंस होते हैं, तो जो टाइम लिमिट आपको दी गई उसमें पढ़ने जितना आप पॉसिबली पढ़ सकते हो सिर्फ उतना ही मटेरियल दिया जाता है। और जब आप साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि ये रिसर्च सही तरीके से हुई या नहीं हुई, और ये जो रिसर्च से ये साबित हुआ आउटकम ये वाले निकले, तो इस रिसर्च को मैं अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई इट ऑन योर पेशेंट, और ये अप्लाई होता है कि पेरिनियल सपोर्ट जब देते हैं तो उसमें टीयर एक्सटेंड नहीं करते। तो ये बिल्कुल क्लिनिकली इफेक्टिव रिसर्च है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस मैम इसमें एक और भी क्वेश्चन था कि जी जी। ये 10 ईयर मोर देन 10 इयर्स हो चुके हैं इस स्टडी को, तो क्या इस मोर देन स्टडी 10 को इयर्स जी स्टडी को ये ठीक है। 2009 में स्टडी हुई थी ना, तो हाँ मोर जी, हाँ देन जी। 10 इयर्स हो चुके हैं, तो क्या इतने इयर्स के बाद जो है ना स्टिल ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। एक तो ये था, सेकंड यही वही बात थी कि क्या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेबर जो है ना वो क्या? चेंज, सॉरी आपकी आवाज डिम हो रही है बीच में, दोबारा रिपीट करें। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लेबर इन आवर पेशेंट्स एंड उस पॉपुलेशन की पेशेंट में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो लेबर क्राइटेरियाज होते हैं वो इतने बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते, सिर्फ उसमें जो है जो लेबर अरेस्ट की जो कॉजेज हैं वो डिफर कर सकती हैं फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, टाइप ऑफ द पेल्विस पे, और उसके बाद जो मॉनिटरिंग वो तो डेफिनेटली वो उसको तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ पेल्विस को तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो एक पॉपुलेशन पे अगर है तो है। तो इसलिए इसमें अगर इन 10 सालों में कोई ऐसी अगर चेंज नहीं आई इन अदरवाइज इन पॉपुलेशन टाइप या बाकी चीजों में, या कोई और ऐसी चीज इन्वेंट हुई हो जो कि पेरिनियल टीयर को सपोर्ट करने या पेरिनियल टीयर को बचाने के लिए हम यूज कर सकते हो, जो कि ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली दिस रिसर्च इज क्लिनिकली इफेक्टिव टिल डेट। तो इसमें होता यह है कि जब एक बहुत पुरानी रिसर्च होती है, तो पुरानी रिसर्च, अब ये बहुत एक चेंजिंग फील्ड होता है मेडिसिन का, टाइम टू टाइम नई ड्रग्स निकलती हैं, नई टेक्निक्स आ जाती हैं, सर्जिकल टेक्निक्स इवन वेरी करती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज इन बिटवीन नहीं है तो फिर हम इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, टिल डेट दिस इज इफेक्टिव, क्योंकि पेरिनियल सपोर्ट देना ऐसी चीज नहीं है जो फॉर टाइम बिंग ही था और अब हमने उसको अबैंडन कर दिया, स्टिल इट इज इन प्रैक्टिस, और ये एक इफेक्टिव रेमेडी है टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर्स। तो इसलिए इसको आप इस तरह से, क्योंकि अभी ऐसी कोई इन्वेंशन तो नहीं, ये ड्रग से रिलेटेड डेफिनेटली इन्वेंशन हो सकती हैं, जहां पे ड्रग्स हैं या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वहां पे रिसर्च टाइम टू टाइम ज्यादा एक वो चीज है, या फिर जो असिस्टेड डिलीवरीज हैं, ये तो सिर्फ एक आप यूं समझ लो कि एक मेथड है, एक प्रोसीजरल स्किल है जो कि आपने मैनुअली प्रोवाइड की टू प्रिवेंट दैट टीयर। इसमें किसी टूल का रोल नहीं है, इसमें किसी ड्रग का या किसी और सर्जिकल इंटरवेंशन का रोल नहीं है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये रिसर्च अभी तक एप्लीकेबल है। ठीक है,
चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें जो आपके क्वेश्चन आपके ज़हन में आएंगे फिर हम उनको अलहदा से भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों ने ये बताया कि रिसर्च पेपर का जो है ज्यादातर तो आप रिसर्च पेपर का, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली अप्रेजल, क्योंकि इसमें पेशेंट के जो इंफॉर्मेशन लीफलेट्स हैं वो आ सकते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन लीफलेट है वो आपने पूरे का पूरा पढ़ना होता है, और उसमें आपने एक तो रिव्यू किया, फिर उस पर आपने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म में आपने उसकी शॉर्ट कमिंग्स, उसकी लिमिटेशंस, उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों पे कमेंट करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि आप उसमें कोई उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं सिर्फ उन्हीं पे अपना ओपिनियन दो, उसमें उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उस पे भी आप बात कर सकते हो। तो सबसे पहले जो इसमें कंपोनेंट्स आपने देखने होते हैं, बेसिकली ये वो स्टेप्स हैं या चेक लिस्ट है जिसके मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन लीफलेट को रिव्यू करना होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इस एम हैज बीन क्लियरली डॉक्यूमेंटेड या नहीं, क्योंकि एम अब एक वेग सी इंफॉर्मेशन हम नहीं देते। हम इंफॉर्मेशन लीफलेट जब देते हैं पेशेंट को तो उसके पीछे एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे फर्ज किया अगर हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड दे दें तो उसका ये मकसद होता है कि हम मैटरनल या फीटल कॉम्प्लिकेशन को बचाएं, मेल न्यूट्रिशन के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे उसको बचाएं, जिसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन फीटल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ, इवन ये सारा इवन जो चाइल्डहुड डिजीजेस हैं उनके ऊपर भी होता है मेल न्यूट्रिशन का। तो एम शुड बी वेरी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड, तो ये आपने ये देखना है। फिर सोर्सेस, देखो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारे अपने जहन से निकली हुई या बनाई हुई नहीं होती, उसके पीछे डेफिनेटली एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। इंफॉर्मेशन या तो हम किसी गाइडलाइन से ले रहे होते हैं, किसी रेफरेंस से ले रहे होते हैं, और इट इज पेयर रिव्यू और इट इज अ कंसेंसस ओपिनियन। तो कोई ना कोई सोर्स होता है, दैट सोर्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब है वो इंफॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स से ड्रॉ की गई है, ये चीज वैलिडिटी में आ जाती है। यानी वैलिडिटी है कि उस वो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो कितनी को ट्रस्ट वर्थी है, तो ये वैलिडिटी कहलाती है। इसलिए आपने ये भी देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से उसको हमने निकाला है इंफॉर्मेशन को। अब है एक्यूरेसी। अमूमन जब हम जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या अप्रेस कर रहे होते हैं पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी हमने उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, ये करें ये करें ये करें ये ना करें, डूज एंड डोंट्स, सपोज इन प्रेगनेंसी ही, तो उसमें इंफॉर्मेशन का कंटेंट जो है वो उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की, ये तो ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन में कुछ गलत सलत बातें भी हों, लेकिन अमूमन जो आपका एक टॉक स्टेशन होता है उसमें उसके कंटेंट पे अमूमन यानी उसकी जो एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि वो फिर डिस्कशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट टाइम पीरियड, फिर उसमें वो डिस्कशन ज्यादा लंबी हो जाती है। बट दैट अगेन इज वैलिडिटी, वो भी क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का जो होना जो ट्रस्टवर्थी जो मैं बार बार बता रही हूँ वो वैलिडिटी में ही आएगा, तो ये उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिडिटी में आ जाती है। उसके बाद एक चीज होती है प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। एक रीडेबल अगर फॉर्मेट में आप बताते अगर करते हैं तो डेफिनेटली दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर, तो उसको एक प्रेजेंटेबल उसमें फॉर्मेट में होना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें शामिल है, लेट्स सी दैट। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए सो दैट इवन अ नॉन मेडिकल पर्सन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें जब हम बहुत ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो एक ऐसा बंदा जो जाहिर है हमारे पास हम पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट है ना, पेशेंट ज्यादातर तो नॉन मेडिकल होते हैं, तो उनके लिए वो समझना या उससे मैसेज ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लैंग्वेज हमेशा सिंपल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अ लेमैन लैंग्वेज। ये एक पैराग्राफ की सूरत में नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ में पढ़ना हमेशा मुश्किल होता है। So there should be boxes and the bullets points. उनको आप अलग-अलग से मार्क करें। Any diagram as picture speaks 1,000 words. अगर आप एक तस्वीर बना देते हैं तो तस्वीर से जो आपका एक विजुअल जो इंप्रेशन होता है that leaves a long term effect on your brain, memory area पे ज्यादा उसका long term रिटेंशन उसकी हो जाती है।
Have the different colors been used? This again is a very important part of a good presentation, कि उसमें different colors के साथ आपने किया हुआ हो। और ये बहुत अच्छा होता है अगर इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया जाए तो, क्योंकि जो सवाल मरीज के जहन में आ रहे होते हैं, यानी उस एक चीज से रिलेटेड, यानी अगर उसने सपोज ये एंटीनेटल केयर के बारे में ही आप बता दें, तो उसके ज़हन में ये सवाल होंगे कि अगर मुझे वॉमिटिंग हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ये बड़ा एक पॉपुलर मेथड है उसका प्रेजेंटेशन का। फिर उसका साइज इतना हो जो मैनेजेबल हो। A4 साइज जो है वो A5 साइज जो है वो A4 साइज का तो आपको सबको पता है, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है जिसपे हम सब पेपर जो प्रिंट भी निकाल रहे होते हैं सब कुछ। ये A5 साइज ऑलमोस्ट इससे हाफ साइज होता है, सो दैट इट कैन बी पुट इन योर पॉकेट। पॉकेट साइज जो है वो हमेशा अच्छा होता है पेशेंट के लिए, बैग में रखना, पॉकेट में रखना ज्यादा आसान होता है। ऑथर, देन हु आर द ऑथर्स, ओनरशिप इसमें जो है वो बहुत जरूरी होती है। ऑथर का नाम और बेसिकली अगर उसकी कुछ डेजिग्नेशन या वर्किंग एरिया भी बता दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज ये कि क्या वो इंफॉर्मेशन डिसएमिनेट करने में हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है। बात दफा ऐसे भी होता है कि हम किसी ड्रग या किसी कंपनी की पॉपुलैरिटी के लिए भी वो हम पैम्फलेट कर रहे होते हैं। तो जो पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट है बेसिकली ये क्रेडिबिलिटी कहलाती है कि उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट शुड क्लियरली बी मेंशन्ड इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उस इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन में, तो दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड, और ये क्रेडिबिलिटी में आ जाता है। डेट, जो डेट उसकी क्रिएशन की और एक्सपायरी की है, ये वही चीज है जो अभी आपने सवाल किया था कि रिसर्च की रिव्यू, क्योंकि रिसर्चेस आपने ये देखा होगा कि जो रिसर्च हम करते हैं, जो गाइडलाइन भी बनी होती है उनकी रिवीजन डेट भी मेंशन की हुई होती है कि टू बी रिवाइज्ड इन दिस ईयर। और जो पुरानी गाइडलाइंस होती हैं उनका ये लिखा हुआ होता है कि ये रिवाइज्ड हुई है अब इस डेट को, इसमें ये चीजें थी जो हमने रिटेन की हैं एज पर प्रीवियस गाइडलाइन, और ये चीजें हैं जिसमें हम चेंज लेके आए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थिंग्स व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन बिटवीन। जो इंटरम ऑब्जर्वेशंस होती हैं फिर उनके ऊपर ये चीजें रिवाइज हो जाती हैं। तो क्या आपने एक इंफॉर्मेशन जो 5 साल पहले इंफॉर्मेशन लीफलेट आपने जो पेशेंट को दिया, क्या उसमें अब कोई नई रिसर्च के मुताबिक कोई नई चीज तो नहीं आ गई? तो इसलिए उसको भी फिर करना जरूरी हो जाता है, उसमें उसको रिवाइज करना, टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। दैट इज नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग मटेरियल। अब इसमें जो बाकी चीजें हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक तो ऑथर के किसने लिखा, और ये दूसरा ये कि कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी अगर कोई पढ़ने वाला अगर इसमें कुछ पूछना चाहे, उसको कोई क्वेरी है उसके ज़हन में, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो वेयर टू कॉन्टैक्ट, जिसमें ईमेल एड्रेस होना चाहिए, कोई फोन नंबर्स होने चाहिए, ताकि अगर कुछ पूछना चाहे कोई तो पूछ सके। ये चीजें सारी एप्लीकेबल हैं उनके ऊपर भी, जो आपका पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उस पे भी, कि मेडिकल रिकॉर्ड में सपोज आप डिस्चार्ज स्लिप पेशेंट को दे के भेजते हो, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है तो एवरी टाइम इट्स नॉट फिजिबल फॉर द पेशेंट टू कम एंड टू बी चेक्ड, तो क्या वो किसी को फोन करके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है पेशेंट या नहीं कर सकता? तो वहां पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना जरूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल का नंबर हो, चाहे वो हॉस्पिटल का कोई एक्सटेंशन नंबर हो, बट इट हैज टू बी मेंशन्ड। ऑनलाइन वर्जन, क्या वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं या नहीं है, और जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं क्या वो वही हैं जो आपने इंफॉर्मेशन लीफलेट पे दी? क्योंकि अब जो पेशेंट्स होते हैं ये बड़े वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। पेशेंट्स अमूमन आपके पास जब पहुंचते हैं तो उन्होंने बहुत सारा मटेरियल नेट पे सर्च भी किया हुआ होता है, और वो उस नेट का मटेरियल अपने जहन में रख के आपसे सवाल भी कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं पे डिस्क्रिपेंसी, अब जाहिर है नेट पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, या बाद दफा बल्कि पेशेंट को बताते भी हो कि जो नेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सारी ऑथेंटिक नहीं होती। इसमें बहुत दफा ऐसे होता है कि आप पेशेंट को इंफॉर्मेशन जो दे रहे होते हैं वो, अब नेट पे तो हर तरह की रिसर्चेज अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उसी चीज पे रिलाई करते हैं जो गाइडलाइन में आई होती हैं या जो मेटा एनालिसिस हुआ होता है,
उसके ऊपर एक सिंगल रिसर्च के ऊपर भी एक गाइडलाइन बेस नहीं की जाती। तो इसलिए ये पेशेंट को हमें बताना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई ऐसा अगर फर्ज किया आप कोई दे दें इंटरनेट का कनेक्शन या लिंक ऐसा दे दें जिसपे वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो दैट मेक्स द थिंग इजी। फिर पेशेंट के ज़हन में इतने सवाल नहीं आते। फिर जब आपने सारा कुछ ये देख लिया तो फिर आपने उसको समराइज भी करना होता है, क्योंकि जाहिर है आपने अपना एक ओपिनियन तो देनी है उस लीफलेट पे। तो वो फिर आपने बतानी होती है कि ये गुड पॉइंट्स हैं और ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। ये वही चीज जो मैंने पहले बताई है कि इसमें आपने उसकी लिमिटेशन, उसके वीक पॉइंट्स एंड शॉर्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो उस पर मेंशन करना होता है। और ये जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उसमें कंटेंट जो होता है, जो टेक्स्ट होता है, यानी करेक्टनेस ऑफ दैट मटेरियल। यानी अगर फर्ज किया कोई कहे कि आप इसमें जो प्रेगनेंसी में है आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अब ज्यादा ऑयली फूड लें, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन आप उस वक्त करेक्टनेस ऑफ दैट मटेरियल पे कमेंट नहीं कर रहे होते अनलेस यू आर आस्क्ड फॉर, क्योंकि इसके लिए फिर आपको और टाइम चाहिए। तो इसलिए इसमें जो है वो आप जस्ट एक वर्ड तो लिख सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा इस पे डिटेल ओपिनियन नहीं दे सकते। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें पेशेंट को एक पैम्फलेट दिया गया कि उसमें HIV स्क्रीनिंग करवाना कितनी जरूरी है। अब वो पैम्फलेट बेसिकली मैं इस पे नहीं वो कर सकी, लेकिन उस पे आप सिर्फ एक ये बताने के लिए, वी आर नॉट डिस्कसिंग बेसिकली द कंटेंट के अगर आपने एक पैम्फलेट जो HIV स्क्रीनिंग से रिलेटेड आपने पढ़ा, उसमें जब आपने उस पर अपनी ओपिनियन दी या अपना क्रिटिकल अप्रेजल उस पर दिया लिखने के लिए, सिर्फ ये अगर इंटरैक्टिव होगा तो आप वैसे भी आपने ज़रा पेपर पे लिखा हुआ होगा और आप ये शेयर कर सकते हैं विद योर एग्जामिनर कि दिस डज नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन ह्यूमन हेल्थ, सोशल एंड मैरिटल रिलेशंस एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी उस पैम्फलेट में ये चीजें नहीं बताई गई कि HIV आपकी होल लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। तो उसमें तो सिर्फ ये है कि HIV एक ऐसा मुतादी बीमारी है कि जिसमें एक मरीज से दूसरे मरीज को लग सकती है, तो उसके हिफाजती के लिए आपने ये स्क्रीनिंग करवानी होती है, लेकिन उसके साथ उसको उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ बताना जरूरी है। Then secondly, understates evolution of disease from exposure till full blown status, कि ये कैसे एक्सपोजर होने के बाद इसका एक यूजुअल लाइफ टाइम कितना है, कोर्स ऑफ डिजीज क्या होता है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐड करने वाली बात होती है, लेकिन जो पढ़ने वाला या जो एनालिसिस करने वाला या अप्रेजल करने वाले ने ये चीज पिक की कि इसमें एवोल्यूशन ऑफ डिजीज को एक्सपोजर से लेके फुल ब्लोन स्टेटस तक आपने इसमें नहीं बताया क्या। There should be more emphasis on risk factor and its prevention. Risk modification is a very important part of treatment of HIV. तो रिस्क फैक्टर्स जब तक नहीं पता होंगे और उनकी प्रिवेंशन नहीं पता होगी, हाउ द पेशेंट कैन हैव द प्रिवेंटिव, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में बेसिकली आ जाता है। डज नॉट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉलंटरी टेस्टिंग फॉर HIV/AIDS, यानी हर पेशेंट खुद से वॉलंटरीली टेस्ट करे, हम जबरदस्ती उसका ना कराएं अनलेस देयर इज अ मेडिकल नीड फॉर इट। फिर व्हाट आर द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर पॉजिटिव टेस्ट, के अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें आप करीबी सेंटर पे, ये डेफिनेटली हमने रेफरल सेंटर्स भी बताने होते हैं कि ये जगह हैं जहां पे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि इसमें बार दफा ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि जो अगर कोई HIV पॉजिटिव आ जाए, बट दिस इज एज अ कम्युनिटी डिजीज, तो इसकी नोटिफिकेशन ऑफ द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिफिकेशन के लिए रेफरल सेंटर्स और जो ट्रीटमेंट है उसके लिए रेफरल सेंटर्स शुड वेरी क्लियरली बी मेंशन्ड ऑन दैट, क्योंकि आप पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, लेकिन स्क्रीनिंग उसने करवा ली, पॉजिटिव आ गया, नाउ वेयर टू गो, तो ये तो पेशेंट तो फिर आपने अंधेरे में छोड़ दिया। तो इसलिए इसमें इस इंफॉर्मेशन लीफलेट में ये सारी चीजें हमने कवर करनी है। हाउ द हाई रिस्क पेशेंट विल बी फॉलोड आफ्टर नेगेटिव टेस्ट, और अगर एक पेशेंट है जिसमें हाई रिस्क फैक्टर्स हैं मौजूद हैं, यानी मल्टीपल पार्टनर्स हैं या इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं या बाज दफा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो उसमें अगर उसका नेगेटिव टेस्ट आ जाता है तो उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए, तो ये भी जरूरी है उसको बताना।
तो ये तो था जो कि हमारा एक इंफॉर्मेशन लीफलेट से रिलेटेड था। अब हम आते हैं मेडिकल रिकॉर्ड पे। ये जो सारे हमने कंपोनेंट डिस्कस किए, इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड में भी वैलिड होंगे, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि पेशेंट को आपने किसी सर्जरी के बाद डिस्चार्ज किया, सेक्शन के बाद किया, हिस्टेक्टमी के बाद किया, नॉर्मल डिलीवरी के बाद किया, डेफिनेटली कंटेंट हर एक का फर्क हो जाएगा, बट देयर आर सर्टन रूल्स या प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके मुताबिक आपने उसको एनालाइज करना है। सो द पेशेंट डेमोग्राफिक डेटा शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल। पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, मैरिड फॉर, उसका जो लिटरेसी है, स्टेटस है वो क्या है, उसका एमआर नंबर क्या है या उसका रजिस्टर्ड नंबर, व्हाटएवर, जिस भी तरीके से रिकॉर्ड उसका मेंटेन, अब तो ज्यादातर तो कंप्यूटराइज्ड ही रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियरली, ताकि मरीज अगर साल बाद भी आता है तो उसका एमआर नंबर के हिसाब से हम फौरन उसका निकाल लें, हस्बैंड नंबर, उसका रेजिडेंशियल एरिया, फाइनेंशियल स्टेटस, सब चीजें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी, सारी चीजें हम जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और ये सब चीजें कहते हैं, ये सब उसमें वैलिड है। कंसेंट एंड ऑथराइजेशन फॉर्म, बेसिकली ये पेशेंट चाहे एक दिन के लिए भी आए लेकिन कंसेंट फॉर ट्रीटमेंट लेना हमेशा जरूरी होता है। मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन समरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और मेडिकल हिस्ट्री में किस चीज के साथ प्रेजेंट किया और उस पे जो इनिशियल एग्जामिनेशन हुआ उस पे क्या डायग्नोस हुआ, व्हाट वाज द इनिशियल डायग्नोसिस, व्हाट वाज द फाइनल डायग्नोसिस, और इन्वेस्टिगेशन जितनी है उनकी समरी। एनी एलर्जी, एलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डॉक्यूमेंटेड, जो हम पहले भी टॉक स्टेशन में भी हम देखते रहे कि एलर्जीज को मेंशन करना कितना जरूरी होता है। फिर उसमें इनिशियल फिजिशियन ऑर्डर क्या थे और उसमें क्या उसको ड्रग्स दी गई, यानी आफ्टर एडमिशन अगर आप एक अच्छी डिस्चार्ज स्लिप को देखो, अपने अपने आप सेटअप के डिस्चार्ज स्लिप्स को रिव्यू कर सकते हो कि इसमें हमेशा पेशेंट का ये सारी इंफॉर्मेशन दे के इनिशियल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस, उसके बाद फिर आपने पेशेंट की ब्रीफ सी हिस्ट्री, जाहिर है उसमें डिटेल हिस्ट्री का वो उतना नहीं होता, और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में भी जिसमें जनरल सिस्टमिक सब आ जाता है, एंड लोकल एग्जामिनेशन, तो उसकी भी समरी आपने बतानी होती है ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाली स्टेटस पता चल जाए कि पेशेंट किस कंडीशन के साथ उस वक्त आया था। फिर उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन उस वक्त क्या करवाई और उनके रिजल्ट्स क्या थे, उस पे ट्रीटमेंट उसको क्या मिली, क्या ये कोई सर्जरी का केस था या इसको हमने कंजर्वेटिवली मैनेज किया, लाइक इफ द पेशेंट हैज बीन एडमिटेड एट 30 वीक्स विद हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, so what were the treatments given at that time and what was the actual condition of the patient at that time. Suppose she has the same problem after 2 weeks, तो हमें उसका इनिशियल स्टेटस पता चल जाएगा और उसमें हमने क्या उसको मेडिसिन दी, फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या की, या फिर अगर हमने सर्जरी उसकी की तो सर्जिकल नोट्स भी, कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल नोट्स आर अ मस्ट, क्योंकि अगर फर्ज किया पेशेंट एक नली पैरा, उसको कोई ओवेरियन सिस्ट थी, हमने ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी की, तो वो क्या था, सर्जरी की टाइप क्या थी, एक्सटेंट क्या थी, उसमें सर्जिकल फाइंडिंग्स क्या थी, इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग्स क्या थी, वो आ जाती है 2 साल बाद दोबारा, या फेलियर टू कंसीव, तो हमें उसका इनिशियल स्टेटस तो पता हो कि वो क्या चीज थी। एंडोमेट्रोसिस होगा तो वो जाहिर है उसमें हमें सब फर्टिलिटी की तरफ हमें एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर प्रोग्रेस नोट्स आफ्टर सर्जरी और आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और द फॉलो अप, यानी फॉलो अप आपने इसमें जो प्रोग्रेस नोट्स हैं एज लॉन्ग एज शी वाज इन द हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर फॉलो अप, फर्ज किया वो 4 अगस्त को डिस्चार्ज हुई, और कंडीशन एट डिस्चार्ज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आपने उसको स्टेबल कंडीशन पे डिस्चार्ज किया। वो 4 अगस्त को हमारे पास से डिस्चार्ज हुई, उसके बाद 2 दिन बाद आई, उस वक्त उसका स्टेटस क्या था, अगेन मेंशन ऑन दैट जो डिस्चार्ज स्लिप है उसी के ऊपर मेंशन करते हैं कि फॉलो अप में उसका स्टेटस ये था। और इसके अलावा नर्सिंग नोट्स भी, नर्सिस ने कुछ अगर ऐसी कोई पॉजिटिव, वरना अमूमन हमारे जो डॉक्टर्स के डिस्चार्ज स्लिप होते हैं उस पे नर्सिंग नोट्स नहीं होते, बट मे बी समटाइम्स यू आर बीइंग आस्क्ड टू रिव्यू अ केस फाइल ऑफ अ पेशेंट, यानी केस फाइल होती है जो आपकी जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की, जो आप अमूमन जो अपने रिकॉर्ड, जो पेशेंट का इनडोर एडमिशन के साथ जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है, तो उसमें ये नर्सिंग नोट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेडिकेशन की हमने बात कर ली, एंड सिग्नेचर ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर मस्ट, सिग्नेचर और उसका डेजिग्नेशन भी,
कि क्योंकि सिग्नेचर से नहीं पता चलता, या तो इस पे स्टैंप लगाएं या पूरा नाम लिखें। सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर जो है वो उसको वो अमूमन रीडेबल नहीं होते, लेकिन या तो उस पे स्टैंप लगी हुई हो या सिग्नेचर के लिए, इसीलिए हमेशा सिग्नेचर या नेम या सिग्नेचर और स्टैंप होता है, so that you can identify a person who has made that discharge slip। क्योंकि वो भी एक फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर डिस्चार्ज स्लिप पे आपने पेशेंट को डिस्चार्ज मेडिसिन के बारे में नहीं समझाया या नहीं बताया और उसने गलत तरीके से ले लिया, और ये बहुत कॉमनली होता भी है। अगर डिस्चार्ज स्लिप पे पेशेंट को हमने या तो क्लियर वर्ड्स में नहीं बताया, जैसे इवन जो डिलीवरी के बाद या सेक्शन के बाद जो डिस्चार्ज स्लिप होती है उसमें पेशेंट का फॉलोअप विजिट जरूर मेंशन किया जाता है, उसमें पेशेंट के जो बेबी है उसके बारे में जरूर बताया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग के बारे में, बेबी की वैक्सीनेशन के बारे में और पेशेंट के फॉलोअप विजिट के बारे में। दीज आर द थिंग्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट्स मस्ट। और इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं वो सारी कि किस डोज में कितने दिनों के लिए, ये भी सारा कुछ बताना होता है, और ये पेशेंट की अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। मेडिसिन का नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो दैट शुड बी रिटन इन उर्दू सो दैट एवरीवन कैन रीड इट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन पाकिस्तान। अब अप्रेजल ऑफ रिसर्च पेपर पे हम आते हैं, जो कि हम पहले भी जो डॉक्टर साहब ने बात की कि उनके जो आया था उसमें, तो उसमें बेसिकली उसमें हमने अगेन स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने रिसर्च आर्टिकल की हम इस तरह से करते हैं कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी की, उसकी जो है वो सारा जो बेसिकली ये आप सारे इस प्रोसेस से गुजरे हुए हो, क्योंकि डेजर्टेशन तो सब ने लिखी हुई है, अगर अपने हाथों से लिखी हुई है तो फिर तो जरूर समझ होगी। तो इसमें मेथडोलॉजिकल एप्रोप्रिएटनेस को आपने रिव्यू करना है, दैट हाउ यू went through that, how you conducted that study। आपने स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो आपका मेथडोलॉजी थी, उसमें जो मटेरियल एंड मेथड था वो तो एक समझें कि कोर पॉइंट होता है ऑफ अ रिसर्च, क्योंकि उसी के बेस पे आपके रिजल्ट्स निकलेंगे, उसी के बेस पे उनकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस होगी। आप अगर पेशेंट का सपोज आपने कोई भी आप चीज ले लें, जैसे इसमें एक बहुत कॉमन होता है कि जैसे रोल ऑफ एस्प्रिन इन द प्रिवेंशन ऑफ प्री-एक्लैम्सिया, इसमें ज्यादा बेहतर होता है अगर आप इसमें रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी करें, एक ग्रुप को दें एक ग्रुप को ना दें, तो उसमें देखें कि इसका रिजल्ट क्या था। लेकिन दैट शुड बी कैरीड आउट विद फुल ऑनेस्टी। अगर आपने कभी यूके वगैरह में या कहीं और किसी जगह पे रिसर्च होती हुई देखी हो, तो आपको पता होगा वो एक एक लफ्ज के ऊपर जो है वो चिपक जाते हैं कि ये लफ्ज इधर से उधर ना हो। और जो डबल ब्लाइंड स्टडीज होती हैं उसमें तो ना मरीज को पता होता है ना डॉक्टर को पता होता है कि वो क्या ड्रग दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें सही मानों में हमारे पास रिजल्ट सामने आते हैं। तो इसीलिए ये चीज जो है ये वैलिडिटी कहलाती है। तो वैलिडिटी को असेस करने के लिए जो बहुत कोर पॉइंट होता है वो ये होता है उसकी मेथडोलॉजी, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपने स्टडी करना होता है। तो बेसिकली ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक हिस्सा होता है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज बेसिकली बेस्ड ऑन गाइडलाइन, और गाइडलाइन कहाँ से बनती है? रिसर्चेस से बनती है, डिफरेंट रिसर्चेस होती हैं, और उसके बेस पे हम कुछ चीजें निकालते हैं कि यस एस्पिरिन इज गुड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इज यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री-एक्लैम्सिया। लेकिन हमने ये कैसे साबित किया? हमने ये साबित किया बाय डिफरेंट रिसर्चेस जिनकी वैलिडिटी थी, और सिर्फ एक रिसर्च पे साबित नहीं किया, मल्टीपल रिसर्चेस पे हमने साबित किया, क्योंकि आपका सैंपल साइज भी तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 मरीजों की स्टडी कोई कर लें तो उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 1000 पेशेंट्स पे स्टडी की तो उसकी वैलिडिटी है, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन प्रूव्ड बाय द अदर रिसर्चेस। तो उनके बेस पे गाइडलाइन बन जाती है, और गाइडलाइन के बेस पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनती है। तो इसलिए जो है वो एविडेंस जो होता है वो उसको निकालने के लिए रिसर्च का ट्रस्टवर्थी होना जरूरी है, और ये आपको कहा जाता है कि आप इस रिसर्च पेपर को अप्रेस करें। मे बी उसके साथ कोई क्वेश्चन क्लिनिकल सिनेरियो अटैच कर दिया जाए, जस्ट लाइक इन दिस जो कि आपको जो क्वेश्चन आया था।
कि इसके पर्सपेक्टिव में आप देखें कि अभी भी ये एप्लीकेबल है या नहीं है, या एप्लीकेबल हम इसको अपनी पॉपुलेशन पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें जो एक बहुत जो ये वाली चीज जो थी ना, ये क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी वाली बात थी जो आपके क्वेश्चन में था कि द फाइंडिंग्स टू योर प्रैक्टिस। एक तो अप्रेज तो वो है, ये वैलिडिटी है, और ये क्लिनिकल इफेक्टिवनेस है या एप्लीकेबिलिटी है, क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट इज हमने जो कि हमने एक सवाल अपने जहन पे निकाला, हमने एक क्वेश्चन अपने जहन में रेज किया कि is aspirin good for the prevention of the preeclampsia in high risk patients। तो ये एक हम एक एग्जांपल दे लेते हैं। या इस तरह से बाद दफा इससे क्वेश्चन होता है कि हाइपरयूरेसीमिया इज एसोसिएटेड विद द पोर पेरिनेटल आउटकम। तो ये हमारे जहन में सवाल है, तो उस सवाल को हमने या तो साबित करना है या उसको गलत या सही साबित करना है, कि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अप्रेजल में हमने जो वैलिडिटी थी वो थी, पहली चीज तो थी वैलिडिटी के गुड मेथोडोलॉजी, फिर उसके रिजल्ट्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफेक्ट, और के रेलिवेंस, इज द आर्टिकल रेलिवेंट टू माय प्रैक्टिस एंड माय पेशेंट। ये है जो आपसे पूछा गया था, क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, एप्लीकेबिलिटी एंड द रेलिवेंस, रेलिवेंस टू योर पॉपुलेशन। एक रिसर्च है जो पाकिस्तान से बाहर की गई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है साउथ एशियन पॉपुलेशन, साउथ एशिया पॉपुलेशन की डेमोग्राफी एंड डिजीज प्रेवलेंस इज डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट इन द यूरोप एंड द यूके। तो क्या ये वाली जो स्टडी है ये हमारे उसमें, अब जैसे प्रेवलेंस ऑफ डिजीज फर्क होती है, हमारे यहाँ पे अब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे डायबिटीज बहुत कॉमन है, तो डायबिटीज से रिलेटेड हम अपने उस सेटअप के मुताबिक जो एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज निकालेंगे, जैसे एसओजीपी ने अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से डायबिटीज की गाइडलाइन निकाली हुई है, दो मैनी आर बेस्ड ऑन द यूके गाइडलाइंस, लेकिन कुछ चीजों में हमने उसको अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मॉडिफाई भी किया हुआ है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे चूंकि इंसिडेंस ज्यादा है, तो इसलिए हम उसको पेशेंट की पहली एंटीनेटल विजिट पे स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, और खासतौर पे वो पेशेंट जो हाई रिस्क हो, तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। सो दिस इज द रेलिवेंस के हमने जो रिजल्ट हमें उस रिसर्च से मिले वो हमारे पेशेंट के ऊपर अप्लाई कितना को होते हैं। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसपे आपने अपना अप्रेजल बेस करना है। तो इसमें वही बात है, ये बेसिकली जस्ट अ रेपिटेशन कि ये हमारे उसमें हम इसको, ये वही जो हमने ट्रायंगल में किया। नाउ हाउ टू डू इट, तो ये तो बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड है कि रिसर्च क्वेश्चन हमारे जहन में आया, हमने लिटरेचर में देखा कि लिटरेचर इसके बारे में मजीद क्या कहता है, यानी अगर यूरिक एसिड हाई हो पेरिनेटल मॉर्बिडिटी उससे इफेक्ट होती है, तो लिटरेचर क्या यही कहता है या ये पहली दफा ही हम सर्च करने लगे हैं? अमूमन ऐसा तो नहीं होता, ऑलरेडी ये एक जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। अब क्वेश्चन हम रिसर्च करते क्यों हैं? या तो जो रिसर्चेस हुई हैं या जो एक चीज है उससे बिल्कुल खिलाफ हमें अपनी प्रैक्टिस में कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, और देयर इज समथिंग न्यू व्हिच यू वांट टू टेस्ट ऑन योर पेशेंट्स। तो ये हमारा फिर एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिसर्च का मतलब है एक चीज सर्च हुई है, आप उसको दोबारा से कर रहे हो, आप दोबारा से सर्च कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज रिसर्च। एक मिनट में जरा फोन, हेलो जी प्रिया फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है भेज दो, ठीक है हाँ भेज। तो उससे वो रिसर्च क्वेश्चन को लेके फिर आप लिटरेचर को देखते हो, और जो फिर आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डालते हैं कि लिटरेचर इस बारे में ये कहता है, लेकिन हमारे जहन में ये सवाल है, तो हम इस रिसर्च को इसलिए करना चाहते हैं कि हम इस सवाल से रिलेटेड ये चीजें साबित करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो बेसिकली जो देखना होता है, एक तो आपको आर्टिकल दे दिया गया, आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा, फिर आप सबसे पहले तो उसका जो टॉपिक होता है यानी जो टाइटल होता है, टाइटल में ये हम अगले, मेरा ख्याल है अगले सैटरडे को हम ये डिस्कस कर लेंगे कि रिसर्च जब आप करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसका टाइटल कैसे चूज करते हैं। इस एवरीवन एग्रीज ऑन इट कि हम अगले सैटरडे को इस पे रिसर्च पे कर लें कि रिसर्च कैसे लिखनी होती है। जी मैम ठीक है। जब रिसर्च आप लिखना सीख लोगे तो रिसर्च का अप्रेजल बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपको रिसर्च के कंपोनेंट पता चल जाए तो फिर आप उन्हीं कंपोनेंट को जहन में रखते हुए उस रिसर्च को एनालाइज करोगे।
ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले तो आपने टाइटल को देखा, फिर पूरे आर्टिकल को पढ़ा। टाइटल से आपको पता चल जाएगा मेनली रिसर्च क्वेश्चन क्या है या उसका हाइपोथेसिस क्या है। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड, यानी आप थोड़ा सा ओपन अप करते हो उस टॉपिक को, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ सा बता के, फिर उसके बाद ये कि इसमें रिसर्च जो है वो उसमें क्या क्या चीजें, उसमें थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बतानी होती है। जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड कहाँ से बनता है, ये प्लेसेंटल ट्रांसफर इसका कैसे होता है, इसका बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक दिस। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, आप इस स्टडी जो क्वेश्चन है आपका, जो टाइटल में जो क्वेश्चन था उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी में वो सारी चीजें जो कि इसका एक मेन सेंट्रल पॉइंट है, तो साइंटिस्ट के ऊपर वैलिडिटी बेस करती है। तो मेथोडोलॉजी में स्टडी पॉपुलेशन, यानी आपके पेशेंट साइज, पेशेंट टाइप क्या है, उसमें सैंपल साइज का कितने मरीज आप स्टडी करोगे, तो उसके हिसाब से आ जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के हिसाब से भी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत रेयरली आपको कोई एक आध पेशेंट मिलता है, डेफिनेटली उसका सैंपल साइज कम हो जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एम्पल आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर डायबिटीज की प्रेवलेंस आप देखने लगो तो बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन की बहुत कॉमन है, एनीमिया उससे भी ज्यादा कॉमन है। तो अगर उसकी प्रेवलेंस या इंसिडेंस या उसका इफेक्ट मैटरनल हेल्थ पे या फीटल हेल्थ पे, तो उसके लिए पॉपुलेशन साइज ज्यादा हमें चाहिए। फिर पॉपुलेशन टाइप क्या होनी चाहिए, क्या उसमें आप खास किस्म के पेशेंट सिलेक्ट कर रहे हो या जनरल या रैंडमली उसमें वो कर रहे हो, तो ये भी आपने डिफाइन करना होता है। सेटिंग कहाँ पे हो रहा है, कितने अरसे के लिए हो रहा है, स्टडी डिजाइन क्या है। अब ये स्टडी डिजाइन भी जो है ना, ये डिफरेंट है, जो आज के जरा प्रेजेंटेशन के स्कोप से बाहर है, इसको भी हम अगली दफा डिस्कस कर लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव हो सकती है, केस कंट्रोल हो सकती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल हो सकती है। फिर अपने डेटा कलेक्ट कैसे करना है, यानी आप किस तरीके से, कोई आपकी ये क्वेश्चनर फॉर्म में है या आप पेशेंट को इंटरव्यू कर रहे हो या उनका पुराना मटेरियल जो डेटा है उनका उसको रिव्यू कर रहे हो, व्हाटएवर, वो डेटा कलेक्शन। और फिर आपने उस सारा जो डेटा जो आपने किया उसको आपने किसी सॉफ्टवेयर पे डाल के उसको एनालाइज करना है, उसके रिजल्ट निकालने हैं। तो ये होगा उसका एनालिसिस, रिजल्ट्स आपके निकल गए कि आपकी पॉपुलेशन में जो अनीमिया है वो इतने परसेंट में है, और इससे मैटरनल हेल्थ ऐसे इफेक्ट होती है और बच्चे की हेल्थ ऐसे इफेक्ट होती है, ये आपके रिजल्ट्स हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर, यानी इसमें आप अनीमिया वाले पेशेंट्स में वो चीज नहीं डालोगे जिसमें पेशेंट को बाय डिफॉल्ट अनीमिया होना ही होता है, जैसे एपीएच है, ठीक है ना, एंटीपार्टम हेमरेज है, उसमें हो जाता है। तो कंफाउंडिंग फैक्टर वो होते हैं जो आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, जो आपके रिजल्ट्स को वेरी कर सकते हैं। या फिर ऐसा पेशेंट जिसमें कोई और वजह है उसकी फीटल हेल्थ को, पेरीनेटल जो उसका हेल्थ है उसको इफेक्ट करने के लिए, कुछ और उसमें चीजें, कुछ और उसमें मेडिकल डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कि फीटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपकी स्टडी से निकल आएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इस पर्टिकुलर पेशेंट में, पेशेंट ए जो है उसमें फीटल हेल्थ अगर इफेक्ट हुई है तो वो अनीमिया की वजह से हुई या हाइपरटेंशन की वजह से हुई, तो हम नहीं कह सकते, तो उसमें हमारे लिए रिजल्ट इतना रिलायबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से कंफाउंडिंग फैक्टर को हमने देखना होता है और उनको निकालना होता है। यही वो चीजें होती हैं जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में भी आ जाती हैं, यानी हर वो मरीज वो निकालोगे जिससे रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। अब डिस्कशन बेसिकली आपका जो है ना वो क्लिनिकल इफेक्टिवनेस को भी बताता है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें हमने ये बताना होता है कि हमारी रिसर्च से ये साबित हुआ और जो बाकी रिसर्चेस थी उनसे ये साबित हुआ, हमारा रिजल्ट उन रिसर्चेस के मुताबिक है या उन रिसर्चेस से अगेंस्ट है। और अगर उन रिसर्चेस से अगेंस्ट है तो वो क्या फैक्टर्स थे जिससे हमारे रिजल्ट उन रिसर्चेस से फर्क निकले, ये चीज वो है जो आपने डिस्कशन में बतानी होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को मेंशन करते हुए उनकी रेलेवेंस अलोंग विद द अदर रिसर्चेस आपने उसको प्रूव या डिसप्रूव करना होता है, तो यहाँ पे भी लिटरेचर आ जाता है। फिर उसके बाद आपकी बेसिकली कंक्लूजन या टेक होम मैसेज या उसका एक समरी या रिकमेंडेशंस, कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं कि उसमें आप भी अपनी कंक्लूजन इसमें निकालते हो कि एनीमिया कैन अफेक्ट द मैटरनल एंड फीटल हेल्थ,
ये जस्ट फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। अब जो रेफरेंसेस होते हैं, रिलायबल रेफरेंसेस होना, रेफरेंसेस के मामले में जो है वो काफी गड़बड़ अक्सर पाई जाती है। रिलायबल रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, ये रिलायबल रेफरेंसेस भी हम अगली दफा बात कर लेंगे इसके बारे में कि इनको करने का तरीकाकार क्या होता है। और ये दूसरी चीज ये कि इसमें अगर हमें लोकल रेफरेंसेस मिल जाए तो उसकी स्टडी की जो एक रिलायबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो बेसिकली ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है कि रिजल्ट्स वैलिड हैं या नहीं है, प्रॉपर पेशेंट्स लाइक, ये 3 वो चीजें हैं जो कि इसका अल्टीमेटली हम जो समराइज कर सकते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं, हाउ प्रिसाइज आर द रिजल्ट्स, और इंपॉर्टेंस ऑफ रिजल्ट क्या है। विल द रिजल्ट हेल्प मी इन केयरिंग फॉर माय पेशेंट, एप्लीकेबिलिटी टू माय पेशेंट्स, बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल हार्म एंड कॉस्ट टू माय पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी टू माय पेशेंट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पे हम अप्रेजल की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने तकरीबन के डिस्कस कर ही लिया कि जो उसमें वैलिडिटी का क्या मतलब है। अब हम 5 मिनट के लिए बस जरा क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो बता दीजिए। बेसिकली वी हैव कवर्ड जो मेन चीजें हैं वो क्रिटिकल अप्रेजल से रिलेटेड, एंड आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि क्रिटिकल अप्रेजल डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का हमने किस तरह से करना होता है। जी जो है ना जो है ना रिसर्च आर्टिकल में मेन फर्क क्या होता है, किसमें? रिसर्च आर्टिकल में और डिसर्टेशन में? रिसर्च आर्टिकल है जो आप किसी जर्नल में छापते हो। डेजर्टेशन एक ओपन एंडेड, मतलब ये कि डेजर्टेशन देखो कितने सफ़ों की होती है, इतने बाद दफा हो सकता है आपको एब्स्ट्रैक्ट ही दे दिया जाए। एब्स्ट्रैक्ट होता है 300 लफ्जों का, और जब ये आर्टिकल लिखा जाता है तो आर्टिकल में वो बहुत ब्रीफ कर, अब डेजर्टेशन का जब जिस जमाने में अलाउड था और डेजर्टेशन से रिलेटेड आर्टिकल लोग लिखते थे तो वो अगर 200 सफ़ों का आर्टिकल है तो उसको 2 सफ़ों पे लाना होता था। तो वो जो 2 सफ़ों का है, अब 2 सफ़ों का भी पढ़ना तो मुश्किल है, तो हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट ही आपको दे दिए जाए। एब्स्ट्रैक्ट इज अ फर्दर समरी ऑफ दैट आर्टिकल, यानी डेजर्टेशन एक बहुत फैली हुई चीज है, बहुत फैली हुई चीज है। लेकिन जब आप उसको एक कंडेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हो या किसी जर्नल में पब्लिकेशन के लिए भेजते हो तो वो सिर्फ 2 या 3 सफ़ों का रह जाता है। और जब ये आधे सफ़े का होता है या 300 लफ्जों का होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट फर्क हो सकता है, डिफरेंट जर्नल्स के हिसाब से इसमें फर्क हो सकता है। या तो ये पैराग्राफ की सूरत में होगा या फिर ये डिफरेंट उसमें होगा, मतलब यानी इसमें इंट्रोडक्शन में 1 लाइन 2-3 लाइनें, उसका टाइटल तो एज इट इज होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें, फिर रिजल्ट्स ब्रीफली बताए जाते हैं, फिर उसमें कंक्लूजन, डिस्कशन उसमें नहीं होती, तो कंक्लूजन इसमें होती है। तो इस तरह से कोई ब्रीफ सा चीज आपको ये बताई गई हो। तो ये फर्क है डेजर्टेशन और आर्टिकल में। डेजर्टेशन तो नहीं आपको दी जा सकती ना एग्जाम में, तो वो आर्टिकल की फॉर्म में ही होगा, एक ब्रीफ आर्टिकल जिसको आप 8-10 मिनट में पढ़ सको और उसके बाद आप कुछ लिख भी सको उस पर या डिस्कशन कर सको। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम, क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब है कि जो डेफिशिएंसीज होंगी आर्टिकल में उसको हमें हाँ जी बिल्कुल, आपने उसको देखो, जब हमारे पास आर्टिकल रिव्यू, अभी आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन जो हमारे पास आर्टिकल रिव्यू आते हैं ना, इस आर्टिकल को रिव्यू कर लें जर्नल में पब्लिश होने से पहले, किसी जर्नल में पब्लिकेशन से पहले वो आर्टिकल रिव्यू करवाया जाता है बाय अदर कंसल्टेंट्स ऑफ द सेम स्पेशलिटी। तो उसकी एक बाकायदा चेकलिस्ट होती है कि टाइटल में ये चीजें कवर हो, ऑथर्स का ये, जैसे ऑथर ही है तो ऑथर का ये नाम के साथ साथ वो कहाँ पे काम करता है, डेजिग्नेशन क्या है और उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है उस पेपर में, यानी उस आर्टिकल में उस ऑथर ने क्या काम किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, तो ये सारी चीजें बतानी। इसी तरह से इंट्रोडक्शन में ये चीजें कवर हैं कि नहीं है, रिजल्ट्स में या मेथोडोलॉजी में ये चीजें कवर्ड हैं या नहीं है, ये सारी चीजें उस चेक लिस्ट के मुताबिक चेक की जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्रिटिकल अप्रेजल मतलब यही इसका होता है। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन, मैंने जो चीज समझना ये आई है हो। कि रिसर्च आर्टिकल के बाद ही एब्स्ट्रैक्ट बनता है। देखो आप आर्टिकल लिखते हैं, उस आर्टिकल से पहले हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी बार दफा अगर किसी के पास आर्टिकल, और ये हर जर्नल में जरूर होता है कि उसमें बहुत, कभी आपने अगर जर्नल पढ़ा हो जरूर बल्कि पढ़ो, ये आजकल में जरूर पढ़ो, कम से कम आज तो जरूर पढ़ लेना जब नई नई बात कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर किसी कोई एक आर्टिकल है जो 2-3 सफ़ों का है, उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट है, आप खाली एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ोगे, आपको उससे जो उसका टेक होम मैसेज है ना उस रिसर्च का, वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए वो बेसिकली आपको एक समरी ऑफ दैट आर्टिकल बताता है, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है, और वो एब्स्ट्रैक्ट इज रिलेटेड ओनली विद द मेथोडोलॉजी, उसका डिस्कशन से कोई लेना देना या लिटरेचर रिव्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट इज टोटली द बेसिकली द सम अप ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है थैंक यू जी। मैम। लास्ट क्वेश्चन, और कोई अगर है किसी का, वरना हम इसको बंद करें, फिर स्टॉप करें। एवरीथिंग क्लियर सो फार, कम से कम अप्रेजल से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो कुछ क्वेरीज हैं वो फिर नेक्स्ट सैटरडे को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मैडम, इसमें ये जो रिकॉर्ड स्टडी हम करते हैं वो कैसे करते हैं, वो काइंडली बता ये देते सारी हैं। हम अगली दफा, मैंने बताया ना कि जो स्टडी डिजाइन है, देखो कोहॉर्ट स्टडीज है जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है, जो काफी अरसा लंबा चलती रहती है। ठीक है ना, अब इसमें कोहॉर्ट स्टडीज है या केस कंट्रोल स्टडीज हैं, तो ये सारी स्टडीज की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये सारी स्टडीज टाइप हम अगली दफा रिसर्च के साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये अप्रेजल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलें जी, बस अब फिर यहाँ पे फिर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके।